Hello everyone, good afternoon. For today's lecture of Indian Constitution, hi everyone, my name is Namisha. For today's lecture, we'll cover from Article 79 to Article 98, which basically talks about Parliament. कैसे वहाँ पे दोनों हाउसेस का जो है कॉम्पोजिशन होता है, कैसे अपॉइंटमेंट्स होते हैं वहाँ पे, क्या क्या पावर्स, क्वालिफिकेशंस, उन सब की बातें यहाँ पर इन आर्टिकल्स में की गई हैं। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो चैप्टर 2 पार्लियामेंट में स्टार्ट्स विद जनरल पार्ट, वेयर आर्टिकल 79 जो है वो बात करता है अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, एज वी नो दैट पार्लियामेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी फॉर फॉर गवर्नेंस। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये बता रहा है कि जो पार्लियामेंट है, इसने यहाँ पे बताया दैट देयर शैल बी अ पार्लियामेंट ऑफ यूनियन व्हिच शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट and two houses to be known respectively as the Council of States and House of People। तो यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है उसको हम जनरल लैंग्वेज में हम लोग उसको राज्यसभा बोलते हैं। हाउस ऑफ पीपल की जब हम बात करते हैं तो वहां पे हम लोकसभा की बात करते हैं, राइट। तो इसमें आर्टिकल 79 में उसने क्या बताया कि जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें तीन उसके पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले इट्स प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है, ये बताया हमें आर्टिकल 79 में दैट व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हम लोगों ने आगे वाला आर्टिकल जो आर्टिकल 80 है वो बात करता है कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब हमने ऊपर देखा कि राज्यसभा जो है इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो अब इसका कॉम्पोजिशन क्या होगा, इसके बारे में आर्टिकल 80 टॉक्स अबाउट द सेम। तो बेसिकली व्हाट इट टेल्स इज कि देयर शैल बी, इट शैल कंसिस्ट ऑफ 12 मेंबर्स। 12 members to be, अब इनको नॉमिनेट कौन करेगा? द प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस टू द प्रोविजन ऑफ क्लॉज 3। तो यहाँ पे याद रखने वाली चीज ये है कि इसमें इट शिल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स। कमिंग नेक्स्ट टू क्लॉज बी, उसने यहाँ पे आगे क्या बताया कि नॉट मोर देन 238 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स। 12 मेंबर्स है ए में, फिर आगे इसने बताया 238 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स। उनसे इस नंबर से ज्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं होने चाहिए। कमिंग टू क्लोज टू, इट टॉक्स अबाउट द एलोकेशन ऑफ सीट्स की जो सीट्स है उनका एलोकेशन किस तरह से होगा। सो द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स टू बी फिल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट एंड ऑफ द यूनियन टेरिटरीज शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस इन द बिहाफ कंटेन्ड इन फोर्थ शेड्यूल। तो ये जो सीट का जो एलोकेशन है वो किस तरह से होगा, फोर्थ शेड्यूल में हमारे पास जो प्रोविजंस मेंशन है, फोर्थ शेड्यूल बताएगा हमें कि किस तरह से इनको सीट जो है वो एलोकेट करी जाएंगी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्लॉज, इट बेसिकली टॉक्स अबाउट कि ये जो मेंबर्स है जिन्हें हम इलेक्ट कर रहे हैं, जो जो यहाँ पे कॉम्पोजिशन होगा यहाँ पे काउंसिल ऑफ स्टेट्स का, ये जो मेंबर्स हैं इनके पास क्या सर्टेन नॉलेज या क्या सर्टेन एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उसने यहाँ पे क्लॉज 3 में बताया है दैट द मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर दिस क्लॉज, यानी क्लॉज ए, shall consist of person having special knowledge or practical experience in respect of कौन सी फील्ड में, लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। उसके पास में या तो स्पेशल नॉलेज या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सब चीजों के मैटर में। ओके, सो दिस इज अबाउट व्हाट आर्टिकल 80 स्पीक। सी वी टॉक्ड अबाउट, अभी हमने बात करी कि राज्यसभा में किस तरह के कॉम्पोजिशन होगा एंड एवरीथिंग। फिर अगला आर्टिकल जो है आर्टिकल 81, इट टॉक्स अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल, राइट। तो यहाँ पे अंडर आर्टिकल 81 इट टॉक्स अबाउट दैट clause 1 says that not more than 530 members chosen by direct elections from territorial constituencies of the state। यहाँ पे उसने क्या बताया, नंबर कितना बताया, 530। 530 से ज्यादा नहीं चूज किए जाएंगे। और यहाँ पे कैसे चूज होंगे, वो डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू, राइट। अनलाइक राज्यसभा, यहाँ पे लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू ये जो मेंबर्स है ये इलेक्ट होंगे। Next, it comes that not more than 12 members to represent the union territories chosen in such manner as parliament may by law provide। तो इसने यहाँ पे क्या बताया कि जो 20 members हैं, these 20 members ये किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यूनियन टेरिटरीज को, राइट। कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्लॉज, अब इसमें आगे इसने बताया कि अगेन टॉकिंग अबाउट अलॉटमेंट, कि किस तरह से जो है अलॉटमेंट्स होंगे।
So there shall be allotted to each state a number of seats in the House of the People in such manner that the ratio between the numbers and the population of the state is so far practicable the same for all states. So अब ये जो बात है इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूपी एंड बिहार, ये दो अलग स्टेट्स हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे इसमें 10 के जो है वो पॉपुलेशन है और यहाँ पॉपुलेशन इज 8 के, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या बताया कि व्हाट दिस क्लॉज बेसिकली टेल्स इज कि इनका जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन की रेशियो को देखते हुए उसी अकॉर्डिंग जो है सीट मिलनी चाहिए इनको उसी प्रपोर्शन में। तो जो रेशियो होगा बिटवीन द नंबर एंड द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट वो प्रैक्टिकेबल होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे जिस स्टेट में बहुत सारी पॉपुलेशन है वहां का रिप्रेजेंटेशन जो हमने किया है वो बहुत ही ज्यादा कम कर दिया। तो इन चीजों को देखते हुए जो है सीट अलॉटमेंट होगा। क्लॉज बी सब क्लॉज टू क्या बताता है दैट ईच स्टेट शेल अवॉइड shall be divided into territorial consequences। ऊपर इसने बात करी थी कि किस तरह से अलग अलग स्टेट्स में हम उनको रिप्रेजेंटेशन देंगे। अब इसने क्लॉज बी में ये बोला कि उन्हीं स्टेट में अगर अलग अलग यूनियन अलग अलग टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं तो उन टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्युएंसीज में भी उसने आगे सेम चीज बोली है कि जो रेशियो होगा पॉपुलेशन का ऑफ ईच कॉन्स्टिट्युएंसी एंड द नंबर ऑफ सीट अलॉटेड शैल बी प्रैक्टिकेबल, ठीक है। तो जो बात इसने ऊपर करी थी दो अलग स्टेट्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो इसने नीचे क्लॉज बी में ये बोला कि उस पर्टिकुलर स्टेट में जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं उनका जो रेशियो होगा पॉपुलेशन एंड जो सीट्स वो प्रैक्टिकेबल होना चाहिए। जो प्रोविजन है उसने ये बताया कि जो क्लॉज ए में जो हम अलॉटमेंट कर रहे हैं शेल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द पर्पस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सीट्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल टू एनी स्टेट एज लॉन्ग एज द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डज नॉट एक्सीड 6 मिलियन। यानी कि वो जो स्टेट है उसको एटलीस्ट 6 मिलियन जो पॉपुलेशन है उसको एक्सीड करना पड़ेगा तब जाके क्लॉज ए के अंडर उनको जो सीट्स है वो अलॉट करी जाएंगी। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज अबाउट रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, ठीक है। तो इस आर्टिकल में व्हाट डज इट टॉक्स अबाउट इज अपॉन द कंप्लीशन ऑफ ईच सेंसस द एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल टू द स्टेट्स एंड द डिवीजन of each state into territorial constituencies shall be readjusted by such authority and in such manner। अब अगर हम लोग जो ऊपर हमने जो रीएडजस्टमेंट्स की बातें करी थी तो वो जो रीएडजस्टमेंट्स है वो कौन करेगा, वो किसके द्वारा होंगी? बाय द अथॉरिटी इन सच मैनर पार्लियामेंट में बाय लॉ डिटरमाइन। पार्लियामेंट जो है वो डिटरमाइन करेगी कौन सा अथॉरिटी जो है उनके उनमें रीएडजस्टमेंट की बातें करेगा। So next it tells about that provided such readjustment shall not be affect representation in the House of People until the dissolution of the existing House। जो readjustment है वो affect नहीं करेगा किसको? representation in the House of People को। कब तक? जब तक जो dissolution नहीं हो जाता existing House। And the next proviso talks about provided further such readjustment shall take effect from such date। अब वो जो readjustment है, ठीक है, वो इफेक्ट कब से होगा? फ्रॉम सच डेट as the president may by orders specify until such readjustment takes effect by election of the house may be held on the basis of territorial constituencies existing before such readjustment। अब जो अगला आर्टिकल है इट टॉक्स अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। क्या इनकी ड्यूरेशंस होंगी उसके बारे में ये जो आर्टिकल है ये बताता है। सो द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन। इसने क्या बताया? काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा इट शेल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। इसका डिसोल्यूशन जो है वो नहीं होगा। बट एज नियरली एज पॉसिबल 1/3 ऑफ द मेंबर्स देयरऑफ शेल रिटायर। 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर हो सकते हैं एज सून एज टू बी ऑन एक्सपायरेशन ऑफ एवरी सेकेंड ईयर। हर 2 साल में 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर हो सकते हैं। कहाँ से? फ्रॉम राज्यसभा। और ये याद रखने की बात इसमें यह है कि जो राज्यसभा है इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन इन अकॉर्डेंस। अब ये किस तरह से जो है ये 1/3 लोग जो है रिटायर होंगे, तो इट इज इन द अकॉर्डेंस ऑफ द प्रोविजन मेड इन दैट बिहाफ बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, यहाँ पे पार्लियामेंट जो है वही इसके बारे में बताएगी।
Clause 2 talks about the House of People unless sooner dissolved shall continue for 5 years. House of People जो है वो उसका ड्यूरेशन क्या बताया है इसने, 5 years फ्रॉम द डेट appointed for its first meeting and no longer and the expiration of the said period of 5 years shall operate as a अगर 5 साल से ज्यादा वो उसका टाइम पीरियड जो है वो एक्सीड हो रहा है तो फिर हम क्या मानेंगे कि वो जो हाउस है ना उसका डिसोल्यूशन जो है हम कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पे इसने दो बातें बताई। पहला, that the राज्यसभा is not subject to dissolution, still वहां पे 1/3 जो मेंबर्स हैं they can retire। कब कब रिटायर कर सकते हैं, with the expiration of every second year, और उसका जो लॉ है वो हमें पार्लियामेंट जो है वो बताएगी। क्लॉज 2 टॉक्स अबाउट हाउस ऑफ पीपल, इसका जो ड्यूरेशन है दैट इज 5 years। 5 years से ज्यादा अगर वो एक्सीड होता है तो फिर हम ऐसे मानेंगे that the dissolution of the house is being done provided that the state provided that the said period may while a प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, अगर अब इमरजेंसी पीरियड इमरजेंसी लग चुकी है तो उस कंडीशन में क्या होगा। सो द इट टू बी एक्सटेंडेड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 1 year। 1 साल तक जो है उसको एक्सीड हम कर सकते हैं इसके हाउस ऑफ पीपल के ड्यूरेशन को, और इमरजेंसी हटने के बाद में फॉर द पीरियड ऑफ 6 months। तो इसने दो पीरियड्स के बारे में बात करी। सबसे पहला ये कि अगर इमरजेंसी लगती है तो फिर हम उस 5 years के पीरियड को 1 year तक एक्सटेंड कर सकते हैं, time not exceeding in any case beyond the period of 6 months, और 6 months से ज्यादा फिर हम उसको और ज्यादा एक्सीड नहीं कर पाएंगे। So this was about Article 3, which talked about the duration of House of Parliament. Coming to Article 84, it talks about the qualification of members of Parliament। अब उनके क्या क्या qualifications होने चाहिए और कौन से qualifications होने पे ही जो है वो एलिजिबल होंगे यहाँ पे। तो आर्टिकल 83, आर्टिकल 84 इसमें बात करी है अबाउट क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। सबसे पहली चीज जो याद रखने की है, इट इज अ वेरी बेसिक थिंग कि वो जो पर्सन है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। सो अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी चूजन टू फिल अ सीट इन पार्लियामेंट अनलेस ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया and make and subscribe before some person authorized on behalf of the election commission an oath or affirmation according to the form of said proposed by थर्ड शेड्यूल जो है वो आगे की बात करेगा कि किस तरह से जो है वो ओथ लेगा और इलेक्शन कमीशन के आगे और बाकी सारे प्रोसेस जो है। तो इट इज गिवन अंडर शेड्यूल 3। Clause B talks about in the case of the seat of the House Council of States not less than 30 years of age। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स में क्या बताया कि एटलीस्ट जो एज होगी मेंबर की वो 30 years होनी चाहिए, उससे कम नहीं। एंड आगे नेक्स्ट क्लॉज में इसने क्या बताया, नेक्स्ट इसने कंटिन्यू बताया हाउस ऑफ पीपल विच इज लोकसभा, वहां पे उसने एज क्या बताई कि एटलीस्ट 25 years ऑफ एज जो है वो होनी चाहिए। तो सबसे पहला हमने पढ़ा कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सेकंड उसकी एज बताई, राज्यसभा में उसकी एज होनी चाहिए एटलीस्ट 30 years, फॉर लोकसभा इट्स 25 years। कमिंग टू द नेक्स्ट क्लॉज, possesses such other qualification as may be prescribed in that behalf under any law by the parliament। ऐसी कोई दूसरी qualifications जो कि किसी दूसरे लॉ में प्रोवाइड करी गई हैं वो उनके पास में होनी चाहिए। It was about Article 84. Now Article 85 talks about the sessions of Parliament, propagation and dissolution। ठीक है, अब इसने क्या बात करी कि पार्लियामेंट के कैसे सेशंस होंगे, क्या उसका प्रोरोगेशन होगा और क्या किस तरह से डिसोल्यूशन होगा, उन सब की बातें। तो यहाँ पे इसने बताया द प्रेसिडेंट शेल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट जो है वो टाइम टू टाइम क्या करेगा, वो समन करेगा यानी कि बुलाएगा किसको, हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू मीट एट सच टाइम। कहाँ पे, ऐसे समय पर ऐसी जगह पर जहां पे प्रेसिडेंट को लगता है कि इट इज फिट टू मीट, बट 6 months शेल नॉट intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting। यानी कि जो लास्ट सिटिंग थी वो और अब जो हमारी फर्स्ट सिटिंग होने वाली है उसके बीच में 6 महीने का गैप जो है वो नहीं होना चाहिए। इट शेल नॉट इंटरवीन 6 months। कहाँ से, जो लास्ट सिटिंग थी वो और जो फर्स्ट सिटिंग अब होगी उसके बीच में। द प्रेसिडेंट में फॉर्म टाइम टू टाइम, अब प्रेसिडेंट जो है वो क्या कर सकता है, प्रोरोग द हाउस और ईदर हाउसेज डिसॉल्व द हाउस ऑफ द पीपल। आर्टिकल 86 टॉक्स अबाउट द राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द हाउस। अब यहाँ पे इसने क्या बताया कि जो प्रेसिडेंट है वो या तो दोनों हाउसेस को या फिर किसी एक हाउस को एड्रेस कर सकता है।
क्लॉज टू, द प्रेसिडेंट में सेंड मैसेजेस, प्रेसिडेंट जो है मैसेज भेज सकता है किसको, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट को, किस रिस्पेक्ट में, या तो किसी बिल से रिलेटेड या फिर कोई और मैटर हो उससे रिलेटेड, प्रेसिडेंट जो है वो मैसेज भेजेगा इधर हाउसेस को, और वो जो हाउस है उनको उस मैसेज को कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा और उसका जो है रिवर्ट करना पड़ेगा बेसिकली. सो दिस इज अबाउट आर्टिकल 86. आर्टिकल 87, आर्टिकल 87 टॉक्स अबाउट द स्पेशल एड्रेस बाय द पार्लियामेंट. तो यहाँ पे ये बताता है that at the commencement of the first session after each general election of the House of the People, at the commencement of the first session of the each year, the president shall address, president जो है वो address करेगा किसको, दोनों houses of parliament को, assemble together and inform parliament. अभी कोर्ट से समझ की प्रेसिडेंट जो है वो बेसिकली जो है उनको एड्रेस, स्पेशल एड्रेस करेगा, उनको बुलाएगा और फिर प्रेसिडेंट जो है वो उनको दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट जो है एड्रेस करेगा अंडर व्हाट आर्टिकल, आर्टिकल 87 टॉक्स अबाउट इट. कमिंग टू नेक्स्ट आर्टिकल. अब यहाँ पे जो आर्टिकल 88 है ये क्या बात कर रहा है, अबाउट द राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल एज रिस्पेक्ट हाउसेस. कि जो मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल हैं उनके क्या राइट्स हैं, ठीक है. तो यहाँ पे इसने ये बोला दैट दे शैल हैव राइट, व्हाट राइट, राइट टू स्पीक, right to speak in and otherwise and to take part in proceedings of. इनके पास दो राइट्स हैं. सबसे पहला, they can speak and also they can take part कहाँ पे, in the proceedings of either house and joint sitting of the houses and committee of the parliament of which he may be named a member but still shall not by the virtue of this article is entitled to vote, not entitled to vote. तो आर्टिकल 88 ने क्या बोला कि ये जो अटॉर्नी जनरल और जो बाकी मिनिस्टर्स हैं ये यहाँ पे इनके पास राइट टू स्पीक है, राइट टू टेक पार्ट है उन दोनों हाउसेज में से या फिर किसी भी हाउस की प्रोसीडिंग्स में, बट उन हाउसेज में उसके पास में वोट करने का जो पावर है वो नहीं है. सो दिस आर्टिकल डजंट गिव्स पावर दैट दे आर एंटाइटल्ड टू वोट, बट दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट दैट दे हैव द राइट टू स्पीक एंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर हाउसेज. ठीक है. तो ये हमने अभी तक पढ़ा कि बेसिकली पार्लियामेंट जो है वो क्या क्या कंसिस्ट करता है. तो हमने देखा कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स, प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा. फिर आगे हमने देखा कि इसमें कितनी स्ट्रेंथ होगी दोनों की. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पॉइंट हमने आगे क्या देखा कि किस तरह से जो है इनको अलॉटमेंट होगा, ठीक है, कौन इनको सीट्स अलॉट करेगा. जैसे लोकसभा में देखा कि डायरेक्ट इलेक्शंस जो है उसके थ्रू इनको सीट्स मिलती हैं. राज्यसभा में ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू उन्हें सीट मिलेगी. फिर वी हैव स्टडीड दैट जो राज्यसभा है यहाँ पे डिसोल्यूशन नहीं होता है. लोकसभा का जो ड्यूरेशन है इट वाज अबाउट 5 years. ठीक है. तो ये सारी बातें हमने ऊपर के आर्टिकल्स में पढ़ी है. अब जो आर्टिकल हम आगे कवर करेंगे तो दैट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है. अब नाउ व्हाट वी कैन नोटिस हियर इन दिस पार्ट दैट देयर इज अ सेट पैटर्न कि सबसे पहले हम लोगों ने राज्यसभा के बारे में पढ़ा, फिर लोकसभा के बारे में पढ़ा. तो अभी जो कमिंग जो हमारा आर्टिकल्स हैं तो हम इसको वी हैव अ ट्रिक टू स्टडी एंड टू रिमेम्बर दिस इज कि यहाँ पे जितनी भी बातें करी गई हैं फॉर लोकसभा एंड राज्यसभा वो कहीं ना कहीं सिमिलर है. ठीक है. तो हम उन दोनों आर्टिकल्स को हैंड इन हैंड लेके चलेंगे. दैट इज कि हम राज्यसभा के आर्टिकल्स और लोकसभा के जो आर्टिकल्स मेंशन है उनको साथ साथ में पढ़ते हुए जाएंगे कि किस तरह से उनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं. और जब हम इन दोनों आर्टिकल्स को साथ में पढ़ेंगे तो वी कैन इजीली रिमेम्बर कि ये जो है एक बेसिक क्या कॉमन है इन दोनों आर्टिकल्स में. सो कमिंग टू दी आर्टिकल 89. ठीक है. आर्टिकल 89 पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल 93 क्योंकि वो लोकसभा की बात करेगा. ठीक है. तो आर्टिकल 89 इसने क्या बताया, the chairman and the deputy chairman of the Council of States. So, the vice president of the India shall be the ex officio chairman of the Council of States. सबसे पहली चीज क्या बताई कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. राइट. ठीक है. तो नाउ क्लॉज 2. ये आगे इसने क्या बोला, द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल एज सून एज मे बी चूज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल टू बी. जो काउंसिल ऑफ स्टेट है वो चूज करेगी ऐसा मेंबर जो कि क्या होगा, डेप्यूटी चेयरमैन होगा. सो ओपन एज द ऑफिस ऑफ द डेप्यूटी चेयरमैन बिकम्स वैकेंट. और अगर डेप्यूटी चेयरमैन का ऑफिस जो है
इफ इट बिकम्स वैकेंट द काउंसिल शैल चूज अनदर मेंबर। काउंसिल जो है वो कोई दूसरा मेंबर चूज कर लेगी डेप्यूटी चेयरमैन के लिए, ठीक है। सो आर्टिकल 89 ने क्या बताया कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स में अगर ऐसा होता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो तो रहेगा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, और जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है वो चूज करेगी किसी एक मेंबर को जो कि एज डेप्यूटी चेयरमैन अपॉइंट होगा। और अगर डेप्यूटी चेयरमैन को ऑफिस जब वैकेंट रहता है तो जो काउंसिल है वो चूज कर सकती है किसी दूसरे मेंबर को टू बी द डेप्यूटी चेयरमैन देयर। आर्टिकल 89 तो हमने पढ़ लिया, अब हम आर्टिकल 93 देखेंगे। ठीक है, आर्टिकल 93 ने क्या बोला, द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउसेस ऑफ पीपल। अभी हमने बात करी राज्यसभा के बारे में कि वहां पे जो डेप्यूटी चेयरमैन होगा और जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स होंगे तो वहां पे डेप्यूटी चेयरमैन अपॉइंट होगा इन एवरीथिंग। लोकसभा में हमने देखा द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, राइट। सो द हाउस ऑफ द पीपल शैल एज सून एज मे बी चूज टू मेंबर्स। वो क्या करेगा, वो दो मेंबर्स चूज करेगा, ठीक है, ऑफ द हाउस टू बी रिस्पेक्टिवली स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। तो जो हाउस ऑफ पीपल है वो यहाँ पे दो लोगों को अपॉइंट करेगा जो कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होगा। तो ऑफन एज द ऑफिस ऑफ द स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर बिकम्स वैकेंट, अगर इनका जो ऑफिस है वो वैकेंट हो जाता है अगेन, द हाउस शैल चूज अनदर मेंबर टू बी द स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 89 और 93 में हमने कॉमन चीजें क्या देखी कि इनका अपॉइंटमेंट होगा और अगर इनका हाउस वैकेंट हो जाता है तो फिर ऐसे में वो जो राज्यसभा और जो लोकसभा है वो किसी दूसरे मेंबर को अपॉइंट कर देगी उनकी जगह जो वैकेंट थी उसको फिल करने के लिए। ठीक है, अब हम वापस ऊपर आ जाते हैं ऑन आर्टिकल 90। सो आर्टिकल 90 ने क्या बात करी, अगेन वेकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ द रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द डेप्यूटी चेयरमैन। वेकेशन और रेजिग्नेशन के बारे में बातें करी है आर्टिकल 90 ने। तो आर्टिकल 90 ने उससे पहले क्या बताया कि a member holding office as deputy chairman of the council of the state shall vacate his office if, वो जो है अपना ऑफिस वेकेट करेगा कब, if he ceases to be the member of the council। ठीक है, वो काउंसिल का मेंबर होने से ही सीज कर देता है तो फिर ऐसे में वेकेंट हो जाएगा। मे एट एनी टाइम बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द चेयरमैन टू रिजाइन हिज ऑफिस। जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो चेयरमैन को अपना रेजिग्नेशन देगा, ठीक है, टू वेकेट हिज ऑफिस। Clause C talks about may be removed from his office by a resolution of the council passed by the majority of all then the members। इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे, जो काउंसिल जो है वो रिजोल्यूशन के थ्रू मेजोरिटी देखते हुए उसे रिमूव कर देंगी। प्रोवाइडेड दैट नो रिजोल्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज सी शैल बी रिमूव्ड अनलेस एटलीस्ट 14 डेज नोटिस। ठीक है, 14 डेज का जो है वो नोटिस देना पड़ेगा, हैज बीन गिवन टू द इंटेंशन टू द रिजोल्यूशन। उनको एक प्रायर 14 डेज का जो है वो नोटिस देना होगा फॉर सच रिजोल्यूशन कि हम ऐसा रिजोल्यूशन बना रहे हैं जिसमें हमें रिमूव करना है इसे, तो उसके लिए 14 डेज का हमें एक प्रायर नोटिस जो है वो देना पड़ेगा। तो आर्टिकल 90 ने क्या बात करी कि अगर डेप्यूटी चेयरमैन जो है उसका उसके रेजिग्नेशन की बात अगर हम करते हैं, सबसे पहला तो इफ ही सीरियस टू बी द मेंबर ऑफ द काउंसिल, क्लॉज बी टॉक्स अबाउट कि अगर उसने रेजिग्नेशन ही दे दिया है चेयरमैन को, और आगे लास्ट में इसने बताया कि हम उसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, रेजोल्यूशन के थ्रू जो कि काउंसिल जो है पास करेगी और जो मेजोरिटी होगी उस अकॉर्डिंग उसका रिमूवल जो है वो हो जाएगा। और उस रिमूवल उस रेजोल्यूशन के लिए उन्हें बिफोर हैंड एक 14 डेज पहले एटलीस्ट प्रायर एक नोटिस देना पड़ेगा। अब आर्टिकल 90 के साथ में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 94 जो कि एक सिमिलर बात करता है और वो लोकसभा के बारे में बात करता है। आर्टिकल 94 में बात करी अबाउट वेकेशन रेजिग्नेशन ऑफ द रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, so a member holding office as speaker or deputy speaker of the house of people shall vacate his office if he ceases to be the member of the house of people। ठीक है, वो अपना जो ऑफिस है वो वेकेट कब कर देगा, जब उसने हाउस ऑफ पीपल में एज अ मेंबर होना सीज कर दिया है। May at any time by writing under his hand address if such member is the speaker to the deputy speaker and if such member is deputy speaker to the speaker resign his office। यानी कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर एक दूसरे को रेजिग्नेशन
अपना जो लेटर जो नोटिस है वो दे सकते हैं कि आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम माई सीट। तो स्पीकर जो है वो डेप्यूटी स्पीकर को देगा और जो डेप्यूटी स्पीकर है वो स्पीकर को देगा, राइट। Clause 3 talks about may be removed from his office by resolution of the House of People passed by a majority of all the then members of the House। अगेन रिमूवल की बात करी, ठीक है, कैसे होगा, रेजोल्यूशन के थ्रू होगा। कौन करेगा रेजोल्यूशन? हाउस ऑफ पीपल जो है वो बाय द मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द हाउसेस। तो ये जो बातें थी जो हमने सिमिलरली कहाँ पढ़ी थी, हमारे पिछले आर्टिकल में, विच वाज आर्टिकल नंबर 90, जहाँ पे उसने वेकेशन की बात करी थी और वहां पे भी उसने सेम पॉइंट्स बोले थे कि वो मेंबर बनना सीज कर देता है या फिर वो रेजिग्नेशन दे देता है। वहां पे रेजिग्नेशन वो किसे देगा और यहाँ पे रेजिग्नेशन जो है वो कौन किसे देगा। तो बस ये चीजें याद रखने की है। बाकी जो प्रोसेस है, जो बातें हैं, वो सिमिलर कही गई है दोनों आर्टिकल्स। Provide that no resolution for the purpose of clause C shall be moved unless at least 14 days notice has been given to the intention to move। Again यहाँ पे बात करी है कि at least 14 days का जो है वो notice देना होगा, देना पड़ेगा। Now with article 94, अब हमने जैसे ये article आगे हम इसको provide that further that whenever the House of People is dissolved, the Speaker shall not vacate his office until immediately before the first meeting of the House of the People after the dissolution। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल था ये talks about the vacation and resignation of and removal of the office of speaker and deputy speaker। Coming to next article, which is article 91। article 91 क्या बात करता है? Power of deputy chairman and other persons to perform the duties of the office of or to act as chairman। ठीक है, अभी जो आर्टिकल 91 है इसने क्या बात करी कि while the office of chairman is vacant or during any period when the vice president is acting as or discharging the functions of the president, the duties of the office shall be performed by the deputy chairman। The duties of the office shall be performed by the deputy chairman। और if the office of deputy chairman is vacant, और अगर deputy chairman का भी जो office है वो अगर vacant है, तो by such member of the council of state as the president may appoint for the purpose। तो फिर ऐसे में जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ स्टेट में से कोई मेंबर अपॉइंट करेगा जो कि फिर डेप्यूटी चेयरमैन का अगर अगर प्लेस वैकेंट है उसको फिल करके फिर वो सारी ड्यूटीज फुलफिल करेगा। नेक्स्ट इन क्लॉज 2 इट टॉक्स अबाउट that during the absence of chairman from any sitting of the council of state, the deputy chairman, or if he is also absent, such person as may be determined by the rules or procedures of the council, or if no such person is present, then such other persons as may be determined by the council shall act as chairman। आगे इसने क्या बात करी कि चेयरमैन की तरह एक्ट कौन करेगा अगर चेयरमैन एब्सेंट है और डेप्यूटी चेयरमैन भी एब्सेंट है। तो यहाँ पे इसने ये बताया ऐसा कोई पर्सन एज मे बी डिटरमाइंड बाय द रूल्स of procedure of the council, or if no such person is present then such other person may be determined by the council shall act as a chairman। यानी कि जो काउंसिल है वही डिटरमाइन करेगी कि भाई अब ऐसा कौन सा पर्सन होगा जो इस तरह से एक्ट करेगा। तो 90 आर्टिकल 91 ने बात करी अबाउट पावर्स ऑफ द ड्यूटी डेप्यूटी चेयरमैन और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस और टू एक्ट एज चेयरमैन। ठीक है, अब सिमिलरली जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है जो लोकसभा में हम लोग अगर देखते हैं तो आर्टिकल 95 है। और आर्टिकल 95 ने भी हमारे आगे क्या बात करी है अबाउट द पावर ऑफ डेप्यूटी स्पीकर और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ और टू एक्ट एज। ठीक है, तो इसकी हेडिंग से हमको समझ में आया कि डेप्यूटी स्पीकर की या फिर किसी अदर पर्सन की पावर के बारे में ये बता रहा है। क्या करेगा वो? टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ, ठीक है, या तो वो स्पीकर की ड्यूटी या फिर और टू एक्ट एज स्पीकर, ऐसी पावर के बारे में अब ये जो है आर्टिकल 95 हमें बता रहा है। इससे पहले जो हमने आर्टिकल पढ़ा था इट टॉक्ड अबाउट कि राज्यसभा में किस तरह से होगा। एंड नाउ इन दिस आर्टिकल इसने बताया व्हाइल द ऑफिस ऑफ स्पीकर इज वेकेंट द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस शैल बी परफॉर्म्ड बाय द डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, स्पीकर का अगर ऑफिस जो है वो वैकेंट है तो उसकी जो ड्यूटीज होंगी वो कौन परफॉर्म करेगा? डेप्यूटी स्पीकर। और इफ द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी स्पीकर, अब अगर डेप्यूटी स्पीकर का भी ऑफिस जो है वो वैकेंट है तो फिर कौन करेगा? ऐसा कोई मेंबर जो कि लोकसभा का है, ठीक है, उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देगा फॉर दिस पर्पस। अगर इफ द स्पीकर
स्पीकर्स हाउस, इफ द स्पीकर्स ऑफिस इज वैकेंट, तो ऐसे में डेप्यूटी स्पीकर, एंड इफ डेप्यूटी स्पीकर का भी जो ऑफिस है वो वैकेंट है, तो ऐसे में जो पार्लियामेंट जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेगा लोकसभा में से कोई ऐसा मेंबर जो कि एक्ट करेगा एज अ स्पीकर. फाइन. नाउ क्लॉज टू, अब क्लॉज टू ने क्या बात कही? ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर फ्रॉम एनी सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, द डेप्यूटी स्पीकर, और इफ ही इज ऑल्सो एब्सेंट. ठीक है. अगर सिटिंग के दौरान, लोकसभा में सिटिंग के दौरान स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, स्पीकर एब्सेंट है तो डेप्यूटी स्पीकर होगा, और अगर वो भी एब्सेंट है तो सच पर्सन एज मे बी डिटरमाइंड बाय द रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ द हाउस. हाउस के जो भी रूल्स और प्रोसीजर है इससे रिलेटेड, उस अकॉर्डिंग वो पर्सन जो डिटरमाइन होगा. और इफ सच पर्सन इज प्रेजेंट, अगर ऐसा कोई, इफ नो सच पर्सन, अगर ऐसा कोई पर्सन प्रेजेंट नहीं है, सच अदर पर्सन एज मे बी डिटरमाइंड बाय द हाउस शेल एक्ट एज अ स्पीकर. तो 95 के क्लॉज 1 ने हमें बताया कि अगर जो स्पीकर है उसका ऑफिस वैकेंट है, तो ऐसे में डेप्यूटी स्पीकर वुड होल्ड हिज ऑफिस एंड एक्ट एज स्पीकर. बट अगर डेप्यूटी स्पीकर का भी ऑफिस वैकेंट है, तो ऐसे में लोकसभा में से ही जो प्रेसिडेंट है वो किसी एक मेंबर को इलेक्ट करेगा. क्लॉज 2 ने क्या बताया कि अगर हाउस ऑफ पीपल में कोई सिटिंग हो रही है और उस सिटिंग में स्पीकर जो है, स्पीकर एब्सेंट है, तो ऐसे में डेप्यूटी स्पीकर उसकी जगह पे बैठेगा. और अगर डेप्यूटी स्पीकर इज ऑल्सो एब्सेंट, तो फिर जो हाउस जो हाउस ऑफ पीपल जो है उसका जो भी प्रोसीजर्स और रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो पर्सन एलिजिबल होता है हम उसे बैठाएंगे. और अगर ऐसा भी, इस तरह का भी कोई पर्सन जो है वो नहीं हमें मिलता है, तो फिर ऐसा कोई भी पर्सन एज मे बी डिटरमाइंड बाय द हाउस, जो हाउस है, जो लोकसभा है, वो जिस पर्सन को डिटरमाइन करती है कि यू कैन एक्ट एज स्पीकर, फिर वो एक स्पीकर की तरह एक्ट करेगा. तो ये था अंडर आर्टिकल 95. तो अभी तक हमने इतना समझ लिया कि जो भी राज्यसभा और लोकसभा की बातें कर रहे हैं इस इन आर्टिकल्स में, वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सिमिलर है और सिमिलैरिटीज. ठीक है. अब आर्टिकल 92, आर्टिकल 92 क्या बात करता है? द चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड व्हाइल अ रिजोल्यूशन ऑफ हिज रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन. ठीक है. एट एनी sitting of the council of states while any resolution for the removal of the vice president from his office is under consideration. अगर हम वाइस प्रेसिडेंट जो है उसका रिमूवल is still under consideration, तो फिर the chairman, or while any resolution for the removal of the deputy chairman from his office is under consideration, the deputy chairman shall not, though he is present, preside, shall apply to the relation to every such sitting as they apply in the relation of sitting from which the chairman, or as the case may be, the deputy chairman is absent. तो बेसिकली इस आर्टिकल में उसने सिर्फ इतनी सी बात कही है कि अगर उनका जो रिमूवल है चेयरमैन का, डेप्यूटी चेयरमैन का रिमूवल जो है वो कंसिडरेशन में है, तो ऐसे में जो है दे कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ सिटिंग. ठीक है. तो इतनी सी बात इस आर्टिकल में कही थी. सिमिलरली अब हम आर्टिकल 96 देखते हैं. तो उसने अब बताया अबाउट द स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड व्हाइल अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन. 96 ने भी क्या बताया दैट एट एनी सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पीपल व्हाइल एनी रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर from his office is under consideration. The speaker, or while any resolution of the removal of deputy speaker from his office is under consideration. ठीक है. या तो स्पीकर या फिर डेप्यूटी स्पीकर, उनका जो है रिमूवल का रेजोल्यूशन कंसिडरेशन में है, तो द डेप्यूटी स्पीकर shall not, although he is present, preside and in the provision of clause 295 in relation to the every such sitting as they apply in relation to the sitting from which the speaker, or as to the case may be, deputy speaker is absent. तो बेसिकली उनको इन वाले आर्टिकल्स के इन क्लॉज को देखते हुए हमें इसमें इतना बताया कि अगर स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर जो है उनका रिमूवल स्टिल कंसिडरेशन में है, तो फिर ऐसे में उनको इन आर्टिकल के इस क्लॉज के अकॉर्डिंग और उसके रिलेशन के अकॉर्डिंग उनकी सिटिंग होगी, और किस तरह से सिटिंग होगी, क्या सारी चीजें होंगी, तो वो हमें यहाँ से देख के पता लगी. Now, the clause 2 of Article 96 talks about the speaker shall have the right to speak in and otherwise to take the part in the proceeding of the House of People while any resolution for this removal of the office is under consideration in the House, and shall, notwithstanding anything in Article 100, be entitled to vote only in the first instance on such resolution or any other matter during such proceeding, but not in the case of equality of votes. तो क्लॉज 2 ने क्या बताया कि जो स्पीकर है उसके पास अभी भी कुछ राइट होंगे. क्या? वो राइट टू स्पीक उसके पास में होगा. ठीक है. उन प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकता है. एंड ऑल्सो आगे उसने ये बताया दैट ही कैन ऑल्सो इन ऑन फर्स्ट इंस्टेंस वोट, एंटाइटल टू वोट. पर अब वो जो वोट है
on any other matter during such proceeding but not in the case of equality of votes. इस मैटर में ही कांट वोट, बट उसके पास वैसे एक फर्स्ट इंस्टेंस का वोटिंग राइट नहीं रहेगा. दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 96. आर्टिकल 97 जो है वो बात करता है कि क्या क्या सैलरीज रहेंगी, अलाउंसेस रहेंगे ऑफ द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर. तो यहाँ पे उसने क्या बताया कि जो भी सैलरीज और अलाउंसेस इनके होंगे वो कौन फिक्स करेगा? इट इज फिक्स बाय द पार्लियामेंट by law and until provision in this behalf is so made, such salaries and allowances are specified in second schedule. ठीक है, सेकंड शेड्यूल के पार्ट सी में आपको ये दिखेगा कि उनके कैसे सैलरीज और अलाउंसेस जो है वो कैसे बनी गई है, राइट? So this is about Article 97, which talks about the salaries and allowances of the chairman and deputy chairman and the speaker and deputy speaker of the of Rajya Sabha and Lok Sabha respectively. नेक्स्ट आर्टिकल 98, इसने बताया अबाउट सेक्रेटरीट ऑफ द पार्लियामेंट. इसमें इसने बस इतना बताया है कि जो दोनों हाउसेज हैं, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट शैल हैव अ सेपरेट सेक्रेटेरियल स्टाफ. इनके पास एक अपना अलग सेपरेट स्टाफ होगा जो पूरा सेक्रेटेरियल का जो वर्क है वो मैनेज करेगी. प्रोवाइडेड नथिंग इन दिस लॉ शैल बी कंस्ट्रूड एज प्रिवेंटिंग द क्रिएशन ऑफ पोस्ट कॉमन टू बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, यहाँ पे इसने क्या बताया कि एक कॉमन पोस्ट भी हो सकती है, क्योंकि हमें पता है कि हमने ऊपर वाले आर्टिकल में पढ़ा है कि जो प्रेसिडेंट है वो दोनों को एक साथ भी समन कर सकता है. तो यहाँ पे इसने ये बताया कि जो ऊपर हमने बात करी है कि एक सेपरेट सेक्रेटरियल स्टाफ होगा, स्टाफ सेपरेट होगा, पर ये चीज जो है वो इस चीज से नहीं रोकती है कि उन दोनों हाउस में कोई कॉमन स्टाफ भी हो सकता. सो द स्टाफ कुड बी कॉमन फॉर बोथ द हाउसेस. यहाँ पे ये प्रोविजन है, ये बात करी है. क्लॉज 2 ने बताया दैट द पार्लियामेंट मे बाय लॉ रेगुलेट द रिक्रूटमेंट एंड द कंडीशंस ऑफ सर्विस. कैसे रिक्रूटमेंट करना है, सर्विस के क्या क्या कंडीशंस होंगे उन पर्सन्स के जिन्हें हम अपॉइंट करेंगे टू द सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट है वही यहाँ पे लॉ बनाएगा जो कि रेगुलेट करेगा रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ आइदर हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, राइट? क्लॉज 3 ने क्या बोला? until provisions it is made by the parliament under clause 2, the president may, after consultation with the Speaker of the House of the People or the Chairman of the House of States, as the case may be, make rules, regulations, and relating to the recruitment and the conditions of service of people appointed to the secretarial staff of the Houses of the People and of the Council of States, and any rules so made shall have effect subject to the provision of the law made under the said clause. तो clause 3 में basically उसने क्या बोला कि अगर पार्लियामेंट के पास में ऐसा कोई प्रोविजन जो कि जिसमें हमने जिसकी बात क्लॉज 2 में करी थी, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं होता है, तो इन दैट केस प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा और राज्यसभा से कंसल्टेशन करके एक ऐसे लॉस रूल्स बना देंगे जो कि किसको रेगुलेट करेंगे? रिक्रूटमेंट को रेगुलेट करेंगे ऑफ द सेक्रेटेरियल स्टाफ, राइट? दिस वाज अबाउट आर्टिकल 90 है जिसमें सेक्रेटेरियल स्टाफ के बारे में बात करी थी कि जो दोनों हाउसेज हैं उनका एक सेपरेट स्टाफ होगा. ये जो स्टाफ है ये उन दोनों हाउसेज का कॉमन भी हो सकता है. क्लॉज 2 ने इसमें बताया. क्लॉज 2 में हमें ये पता लगा कि जो इनका जो रिक्रूटमेंट है और वो सब कुछ जो भी जिस तरह से इनका अपॉइंटमेंट होगा वो पार्लियामेंट जो है बाय लॉ रेगुलेट करेगी. अगर ऐसा कोई जो रेगुलेशन है, ऐसा कोई लॉ जो है हमारे पास नहीं है जिसकी बात हमने क्लॉज 2 में करी थी, तो ऐसे में जो प्रेसिडेंट है वो कंसल्ट कर सकता है दोनों हाउसेस को, लोकसभा एंड राज्यसभा को, और रूल्स बना सकता है विच रिलेटेड टू द रेगुलेशन ऑफ द रिक्रूटमेंट एंड द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द पर्सन्स अपॉइंटेड to the secretarial staff of the houses of people or of the council of states, and any rules so made shall have effect to subject the provisions of any law made under the said clause. So this was all about जो हमने डिस्कस करा आज के क्लास में. उस पूरे डिस्कशन को एक समअप पे लेकर आते हैं. तो हमने इस क्लास में वी स्टार्टेड फ्रॉम द जनरल पॉइंट्स. ठीक है, तो इस क्लास में हमने शुरुआत करी थी किससे? जनरल जनरल पार्ट से, जहाँ पे हम लोगों ने बात करी अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट कि वो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट होता है. तो उसमें हमने प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा ये तीनों मिलके जो है वो पार्लियामेंट बनती है. आगे फिर हमने पढ़ा कि राज्यसभा का कॉम्पोजिशन क्या होता है, राइट? फिर लोकसभा का कॉम्पोजिशन कैसे क्या होता है. अब आफ्टर कंप्लीटिंग द कॉम्पोजिशन पार्ट हमने रीएडजस्टमेंट ऑफ सेंसस की बात करी अंडर आर्टिकल 82. ठीक है, कि जो स्टेट्स है उन स्टेट में जो भी रीएडजस्टमेंट्स होंगे वो किस तरह से होंगे, किस तरह से उनको कितना रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए.
और जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो अकॉर्डिंगली बना रहना चाहिए। आगे फिर हमने बात करी अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द हाउसेस, जिसमें हमने देखा कि जो राज्यसभा है वो डिसोल्यूशन को सब्जेक्टेड नहीं होती है, बट वन थर्ड पीपल जो है, वन थर्ड मेंबर जो है राज्यसभा के, वो हर 2 साल में रिटायरमेंट ले सकते हैं, दे कैन रिटायर इन विद इन एवरी 2 इयर्स। आगे फिर हमने देखा कि वहीं पे अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो वहां पे 5 साल का जो है इसका ड्यूरेशन रहेगा, और अगर वो ड्यूरेशन एग्जीड होता है तो हम उसको डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस मान लेंगे। और अगर इमरजेंसी का केस लगता है तो इन दैट केस जो ड्यूरेशन है लोकसभा का वो 1 साल इंक्रीज हो सकता है, और इमरजेंसी लगने के बाद में लोकसभा को और एक्स्ट्रा 6 महीने मिल सकते हैं, पर उससे ज्यादा जो है वो एक्सीड नहीं होगा। फिर हमने बात करी थी मेंबर्स की क्वालिफिकेशन की, जिसमें हमने देखा कि वो सिटीजन होना चाहिए, उसके पास उसकी एज लिमिट क्या होगी, जहाँ पे हमने देखा था कि राज्यसभा के लिए एटलीस्ट 30 इयर्स होने चाहिए एंड फॉर लोकसभा एटलीस्ट 25 इयर्स। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, फिर हमने और आगे ये देखा कि किस तरह से सेशंस होंगे जो पार्लियामेंट में होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रेसिडेंट जो है कुछ समन आइदर हाउसेस और बोथ द हाउसेस, वो उनको मैसेज भेज सकता है, उनको एड्रेस कर सकता है, और उस मैसेज का जो है कंसिडरेशन करना पड़ेगा उन हाउसेस को। फिर हमने देखा आगे कि जो प्रेसिडेंट है वो स्पेशल एड्रेस भी जो है उन हाउसेस को कर सकता है। देन अटॉर्नी जनरल और मिनिस्टर्स की क्या क्या राइट्स थे, तो यहाँ पे याद रखने वाली चीज ये है कि इनके पास वोटिंग का कोई राइट नहीं था इस आर्टिकल के अंडर। इनके पास सिर्फ इतना राइट था कि यहाँ पे बोल सकते हैं द राइट टू स्पीक एंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउसेस। ठीक है। उसके आगे वी टॉक्ड अबाउट कि ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है, यहाँ पे क्या हमने क्या क्या बात करी थी। हमने यहाँ बात करी थी अबाउट चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक है, इन आर्टिकल्स को हमने कैसे पढ़ा था, रिलेट करते हुए पढ़ा था राज्यसभा एंड लोकसभा के दोनों को, जहाँ पे हमने आर्टिकल 89 और 93 को साथ में पढ़ा, जिसने बात करी थी अबाउट द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन, कि किस तरह से जो है ये लोग अपॉइंट होते हैं एंड एवरीथिंग। इनका वेकेशन रेजिग्नेशन की हमने बात करी थी, चेयरमैन की देख लेते हैं, या इन राज्यसभा या फिर स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर की अगर हम बात करते हैं फॉर लोकसभा, तो उनके वेकेशन की हमने बात करी थी, उनके रेजिग्नेशन की बात करी थी, कि यहाँ पे राज्यसभा में डेप्यूटी चेयरमैन है वो रेजिग्नेशन किसको देगा, चेयरमैन को। बट अगर हमने लोकसभा की बात करते हैं तो वहां पे द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर जो भी रिजाइन कर रहा है वो एक दूसरे को अपना रेजिग्नेशन का लेटर देगा। ऑल्सो दे कैन बी रिमूव बाय रेजोल्यूशन। उस रेजोल्यूशन को करने से पहले हमें 14 डेज का जो है नोटिस देना होगा। ये दोनों आर्टिकल्स में हमने सेम बातें पढ़ी थी। फिर हमने आगे बात करी थी अबाउट द पावर ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन अदर पर्सन। ऐसे ही डेप्यूटी चेयरमैन की या किसी और पर्सन की पावर जो कि एज अ चेयरमैन एक्ट कर सकता है। सिमिलरली हमने आर्टिकल 95 में पढ़ा था कि डेप्यूटी स्पीकर या किसी और पर्सन जो कि एज अ स्पीकर एक्ट कर सकता है उसकी क्या पावर्स होंगी। फिर उसके बाद में चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन मस्ट टू प्रोसीड। अब मैंने आगे दोनों आर्टिकल्स में 92 और 96 में ये देखा था कि अगर उनका रिमूवल जो है उसका रिजोल्यूशन कंसिडरेशन में है तो फिर किस तरह से वो काम करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने आर्टिकल 91 क्लॉज 2 और 95 क्लॉज 2 के बारे में बात की, राइट। देन आफ्टर दिस हमने आगे और यहाँ पे ये बातें सी नो दिस इज समथिंग सिमिलर, मैंने आपको आगे पहले ही वाले आर्टिकल्स में बता दिया था कि सेम बातें चल रही थी यहाँ पे भी। फिर उसके बाद में हम लोगों ने ये बात करी थी कि एक सेपरेट सेक्रेटरियल स्टाफ जो है वो बनेगा दोनों हाउसेस का, और उन जो स्टाफ है उनकी ड्यूटीज क्या, किस तरह से उनका अपॉइंटमेंट होगा, क्या रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया होंगे, वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। और अगर ऐसा कोई लॉ जो है, ऐसे कोई प्रोविजन जो है वो नहीं बने हुए, तो ऐसे में प्रेसिडेंट जो है वो उन दोनों हाउसेस से कंसल्टेशन करके एंड देन उनके जो अपॉइंटमेंट है से मार्क्स बना सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट वी स्टडीड। ठीक है, तो हमने आज के लेक्चर में यही सारी बातें कवर करी थी। अबाउट इट वाज एवरीथिंग रिलेटेड टू द पार्लियामेंट एंड द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, एंड अबाउट उनकी क्या ड्यूटीज, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या अपॉइंटमेंट क्राइटेरियाज, क्या रिमूवल क्राइटेरियाज, क्या उनकी नंबर ऑफ सीट्स उनकी होनी चाहिए, कितना उनका ड्यूरेशन होना चाहिए। सो इन टुडेज क्लास व्हाट वी डिस्कस्ड वाज ऑल अबाउट रिलेटेड टू द बेसिक थिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। So that was all for today's class.